Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 जुलाई 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करेंगे हम लोग अपने इस चैनल के अपने फैमिली के एक मोटिवेशन के साथ में है। तो ध्यान रखना, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो उस ख्वाब के लिए मेहनत पर डटे होते हैं। तो ध्यान रखना है, मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत भी बोल उठे कि ले बेटा ले ले, ये तेरे ही हक का है। तो एक बार हम लोग नजर मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स को डिस्कस करना है हम लोग को इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। तो अभी ये चर्चा में है क्योंकि जो ये H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा है, तो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कौन सा इन्फ्लुएंजा है, इसको H5N1 क्यों बोला जाता है, बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलने वाला है। तो इस इन्फ्लुएंजा की वजह से अभी एक 11 साल के बच्चे की डेथ हो गई है दिल्ली में, तो उसी वजह से पर्टिकुलर आर्टिकल न्यूज में है। देन उसके बाद हम बात करेंगे, अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है आकाश एनजी मिसाइल को और साथ ही साथ MPATGM। अब ये क्या है, ये दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से मैं आपको चीजें बताने वाला हूं इन मिसाइल्स के बारे में, और भी वेरियसली हम लोग काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे। तो यहां पर भी आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। देन उसके बाद लिवरपूल को अभी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से निकाल दिया गया है, एक तरीके से इसको हटा दिया गया है। तो डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस क्या है, इंडिया का क्या सिनेरियो है इसके अंदर। देन उसके बाद लिवरपूल कहां पर है, अच्छे से मैप वगैरह में मैं क्लियर करूंगा चीजों को और अच्छे से यहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अभी क्या हुआ है कि जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, जिसको हम लोग NGMA बोलते हैं, इसको यहां पर रिनोवेट और रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, चीजों को यहां पर थोड़ा सा बदला जाएगा, नए की तरह यहां पर चीजें करी जाएंगी। देन उसके बाद कमन अमन सेतु न्यूज में है, तो ये कमन अमन सेतु क्या है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा होगी। अभी आपको मालूम होगा ईद उल जुहा निकला है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये चर्चा में है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन पेगासस कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानेंगे। अभी आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार पेगासस स्पाईवेयर लगातार न्यूज में है, लेकिन ये पेगासस कॉन्स्टिलेशन क्या है यहां पर हम लोग इसको समझेंगे। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मध्य प्रदेश ग्वालियर और ओरछा सिटीज जो हैं इनको सेलेक्ट कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। एक प्रोजेक्ट है उसके अंडर में, प्रोजेक्ट क्या है वो है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो इसके अंडर में यहां पर इसको एक तरीके से सेलेक्ट किया गया है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा डेटा है बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में। चर्चा हुई है कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में। तो यहां पर क्या चर्चा करी गई है, कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया में कोविड वैक्सीन का प्रोडक्शन किया है, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कल वाले आर्टिकल्स का। जितने भी हमने कल आर्टिकल्स डिस्कस करे थे उसका एक बार रिवीजन ले लेते हैं फटाफट, ताकि हम लोग डेली बेसिस पर अपने सारे आर्टिकल्स को याद रख सकें। तो कल हमने पहले आर्टिकल में चर्चा करी थी, आपको मालूम होगा जो बिलियनियर हैं जेफ बेजोस, इन्होंने अपनी एक स्पेस की जर्नी पूरी कर ली है। मैंने कल काफी अच्छे से बताया था कि जेफ बेजोस की जो एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन, उसका एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है न्यू शाफर्ड, ठीक है। इसी स्पेस क्राफ्ट से ये स्पेस में गए थे और स्पेस में मतलब थोड़ी सी देर तक यहाँ पर रुककर और वापस से नीचे लैंड हो चुके हैं। तो ये जर्नी किस प्रकार से थी कल वाले आप लोग करंट अफेयर के वीडियो में समझ सकते हो, मैंने काफी डिटेल में इसके में समझाया है। देन उसके बाद कल हम लोगों ने चर्चा करी थी, क्योंकि ये आर्टिकल काफी ज्यादा चर्चा में आज के टाइम पर। वो क्यों है आपको मालूम होगा, क्योंकि जो राज कुंद्रा है शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, ये जो है आज के टाइम पर अरेस्ट हो चुके हैं। किस चीज के लेकर, बाय मेकिंग दी पोर्न फिल्म्स, ठीक है, पोर्न फिल्म्स बनाने के जुर्म में ये गिरफ्तार किए गए। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये आर्टिकल चर्चा में है। आप देख पाओगे यहाँ पर हमने और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, जैसे कि जो पोक्सो एक्ट होता है 2012 का, जो कि एक तरीके से बच्चों को प्रोटेक्शन देता है सेक्सुअल ऑफेंस के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो सेक्शन 14 से लेकर 15 तक पोक्सो एक्ट का 2012 का ये जो सेक्शन 14-15 है, एक तरीके से यहाँ पर क्या करता है, ये बच्चों को एक प्रोटेक्शन देता है, खासकर ये जो बच्चों का पोर्नोग्राफिक पर्पज से इस्तेमाल ना किया जा सके। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है, प्लस अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको यहाँ पे सजा दी जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी, कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। देन उसके बाद यहाँ पे हमने चर्चा करी थी कि जो IIT रोपर है बेसिकली, इसने यहाँ पे डेवलप कर लिया है एक नई चीज, और वो डेवलप करी गई जो नई चीज है वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। वो क्या करेगी, जो भी यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर से जब भी यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, बाहर हो जाता है, तो वेस्टेज देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पर ये जो IIT रोपर ने डेवलप करी है एक डिवाइस, उससे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इसके अंदर से ये ऑक्सीजन का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब ध्यान ये रखना है, डिवाइस का नाम क्या है, तो डिवाइस का नाम है ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस AMLEX, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे AMLEX दिया गया है। देन उसके बाद कल हमने यहाँ पे चर्चा करी थी जो सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है इंडियन एयरफोर्स की, यहाँ पर एक तरीके से ये परफॉर्म कर रही है अपना एक एयर शो परफॉर्म कर रही है। कहाँ पर, मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो पर, जो कि कहाँ पर है, रशिया के जुकोवसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो ये पूरा का पूरा परफॉर्मेंस चल रहा है।
तो आपको ध्यान रखना है 20 से 25 जुलाई तक ये परफॉर्मेंस चलेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के बारे में डिटेल में। क्वेश्चन यहाँ से मैं आप लोग से ये पूछना चाहूंगा, ये जो सरंग हेलीकॉप्टर टीम है इसके अंदर कितने हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वो कौन से हेलीकॉप्टर्स है ये भी जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो उसके बाद कल मैंने डिस्कस किया था कि चाइना ने अपनी एक हाई स्पीड maglev ट्रेन को अनवील कर दिया है। maglev ट्रेन कैसे चलती है कल मैंने आपको अच्छे से बताया था, जो मैग्नेटिक पर्पस होता है, ठीक है। एक तरीके से जो नॉर्थ नॉर्थ होता है, अगर सेम पोल होते हैं तो वो आपस में टकराते नहीं है, दूर भागते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस करी थी, तो आपने वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे। अभी भी नहीं देखा है किसी ने तो जाकर जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियोज में यहाँ पर जो भी यहाँ पर लेक्चर के अंदर सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए। और यहाँ पे जो maglev ट्रेन है इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन है जो कि चाइना ने अनवील करी है। और दुनिया में अगर हम बात करें जमीन पर चलने वाला सबसे तेज व्हीकल वो ये बन चुका है, ठीक है, चाइना की maglev ट्रेन। उसके बाद जो रिसर्चर्स है उन्होंने यहाँ पर एक नया लो कॉस्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल को बना लिया है। और एक तरीके से जो मटेरियल बनाया गया है वो है थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए। अब ये थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होते हैं ये भी हमने कल अच्छे से समझा था, आपको मालूम होगा क्या होता है इन डिवाइस के अंदर। जो फोनोन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों की एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग हीट को जनरेट करते हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है इस पूरे के पूरे डिवाइस से। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं इन्होंने यहाँ पे राज्यसभा को इन्फॉर्म किया था कि लगभग 3 मॉन्यूमेंट्स जो हैं आंध्र प्रदेश के, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एज आदर्श स्मारक। अब आदर्श स्मारक आइडेंटिफाई करने के बाद उन सारे मॉन्यूमेंट्स पर बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी, जैसे कि वाईफाई वगैरह की फैसिलिटीज दी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, कल मैंने आप लोगों को बताया था इन तीनों मॉन्यूमेंट्स के बारे में, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना वो तीनों मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं जिनको एक तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है एज आदर्श स्मारक। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज का। तो यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल जहां पे चर्चा हो रही है बर्ड फ्लू के बारे में। अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो हुआ क्या था, जुलाई 2021 में एक 11 साल का लड़का है जिसकी डेथ हो गई है H5N1, एक तरीके से जो ये H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा है इसकी वजह से। तो दिल्ली के अंदर ये डेथ हुई और यहाँ पे बोला यह जा रहा है ये पहली डेथ रिकॉर्ड करी गई है इसके वजह से, और भारत के अंदर ये पहली डेथ हुई है। और अभी जनवरी के टाइम पे अगर हम बात करें, जो ये बर्ड फ्लू है ये कंफर्म किया गया था बहुत सारे राज्यों के अंदर, लेकिन एक तरीके से काफी हद तक कम हो चुका था। लेकिन पहली बार जो है हम लोगों ने देखा है कि इसकी वजह से एक व्यक्ति की डेथ हुई है, एक छोटे से बच्चे की डेथ हुई है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए था बट यहाँ पर देखने को मिला है, तो इसके बारे में हम लोग काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में, तो ये जो बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा है, बेसिकली ये एक पर्टिकुलर डिजीज है जो कि किसके थ्रू होती है, ये होती है एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए के थ्रू। यानी आपको ध्यान रखना है ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है ये टाइप ए वाला है। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ए, बी और सी होते हैं, लेकिन ये ए वाला है जिसकी वजह से ये बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा क्रिएट होता है। और बेसिकली जो टाइप ए वाला वायरस है ये नेचुरली मिलता है वाइल्ड बर्ड्स के अंदर दुनिया भर में, ठीक है। जो वायरस है ना बेसिकली ये इन्फेक्ट कर सकता है बहुत सारे डोमेस्टिक पोल्ट्रीज को। डोमेस्टिक पोल्ट्रीज का मतलब यही है जो चिकन हो गए, डक, टर्की और भी बहुत सारे जानवर हो गए, ठीक है, जो भी हमारे एनिमल हस्बेंड्री के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पर जो चिकन्स वगैरह डोमेस्टिक पोल्ट्री के तौर पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, चिकन्स, डक्स, टर्की वगैरह ये सारे हो गए। और आप कह सकते हो कि इनके अंदर ये इन्फेक्शन काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आता है। बेसिकली जो वायरस है ये इनके अंदर ही इन्फेक्ट होता है, ठीक है। दोनों उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं जो ये H5N1 वाला ये वायरस है इसका इन्फेक्शन बहुत सारे पिग्स के अंदर देखने को मिला है, कैट्स के अंदर भी और इवन टाइगर्स के अंदर भी देखने को मिला है। कहाँ पर? थाईलैंड के जू के अंदर। अब ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है बेसिकली इसको क्लासिफाई किया गया है 2 प्रोटीन्स के बेसिस पर। अभी आपने नाम सुना होगा, इसको हमने H5N1 का नाम दिया गया है। अब ये H5N1 किस बेसिस पर दिया गया है, आपने सोचा है? ये H क्या स्टैंड करता है, ये N क्या स्टैंड करता है? तो आपको ध्यान रखना है ये जो H और N है ये दोनों के दोनों प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन बोले गए हैं और प्रोटीन का नाम क्या है, तो H का नाम है, ध्यान रखना है, हेमाग्लूटिन, और उसके बाद यहाँ पर जो Na है इसका नाम है न्यूरामिनिडेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोटीन है। बेसिकली बोला ये जाता है कि जो ये हेमाग्लूटिनिन है इसके 18 सबटाइप्स देखने को मिलते हैं और ये जो न्यूरामिनिडेज है इसके 11 सबटाइप्स देखने को मिलते हैं। तो इसी के बेसिस पर ये नाम रख दिया जाता है। तो आपने यहाँ पर ये H5N1 ही सुना होगा अभी तक, और साथ ही साथ बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर ये H7 जो ये हेमाग्लूटिन होता है ये 7 होते हैं, ठीक है। और जो न्यूरामिनिडेज होता है ये 2 होते हैं, उसको हम लोग H7N2 बोलते हैं। उसी प्रकार से H9N6 हो जाता है, H17N10 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और भी वेरियस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। उन सब के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है ये दोनों प्रोटीन कौन से हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना।
नाउ यहाँ पर इसी टाइप से और भी बहुत सारे वायरस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे H1N1 हो गया, H1N2, H5N1, H7N9, ये सारे ही वायरस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि एवियन के अंदर ये काउंट होते हैं। ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है ये, और बर्ड्स के अंदर काफ़ी हद तक फैलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होते हैं? तो ऐसा कोई सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे पता चलता होगा कि ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो। तो इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इतना पता है कि ये चिकन्स के अंदर फैलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे चिकन्स के इंसान, ध्यान रखना, जो चिकन है एक तरीके से जो भी बर्ड है, बर्ड से इंसान में ये फैल सकता है। ठीक है, बर्ड से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है, इसके बारे में कोई अभी एविडेंस नहीं है। आपको एक चीज और याद रखनी है, जो ये H5N1 इन्फेक्शन है, इसको पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1997 के अंदर, और आज के टाइम पर हमने देखा कि ये जो इन्फेक्ट करता है बर्ड से ह्यूमन में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता हुआ नहीं नजर आया है। क्वेश्चन ये है, ये बर्ड्स टू ह्यूमन किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, ये जो बर्ड है बेसिकली ये उस बर्ड फ्लू वायरस से जूझ रही हो, उससे क्या हो, इस बर्ड के कांटेक्ट में डायरेक्ट अगर कोई ह्यूमन आ जाता है तो उसको यहाँ पे वायरस अफेक्ट करेगा। या फिर दूसरा होता है कॉन्टिमिनेटेड सरफेस, यानी कि ऐसी जगह जहां पर आप कह सकते हो कि इसका कोई भी आप कह सकते हो जो ऐसी जगह पर ये चिकन वगैरह देखने को मिलेगा, इससे जो भी एरिया है वो संक्रमित है, उस एरिया पे अगर चले जाता है कोई इंसान, तो उसको भी एक तरीके से आप कह सकते हो ये वायरस पकड़ सकता है। देन उसके बाद थर्ड यहाँ पे होता है बर्ड फ्लू वायरस इन द एयर। एयर के अंदर भी यहाँ पर ये बर्ड फ्लू वायरस थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, इसके माध्यम से भी ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है ऐसा कोई सच एविडेंस हमारे पास अभी नहीं देखने को मिलेगा। देन उसके बाद ये जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है? सिम्टम्स में आप देख पाओगे चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, जो भी लक्षण होते हैं इसके, चेस्ट पेन हो गया, ब्रीथलेस हो गए, फीवर, हेडेक हो गया, देन उसके बाद कफ हो गया और वॉमिट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडिया के स्टेटस की। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं इस बर्ड फ्लू को लेकर। तो देखो, जो ये बर्ड फ्लू के फ्रेश केसेस है ना, ये भारत के अंदर सबसे पहली बार रिपोर्ट करे गए थे दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी दिक्कत क्रिएट हो रही थी, लेकिन जो है चीज़ें सुधर गई हैं। अब बात करें, इससे पहले 2019 में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब कि ये जो वायरस है H5N1, जिसकी वजह से आज के टाइम पर एक लड़के की डेथ हुई है, इससे इंडिया को फ्री कर दिया गया था, इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था, बिल्कुल फ्री है ये, यहाँ पर वायरस आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें नोटिफाई करी गई थी किसको? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, जिसको OIE बोला जाता है। OIE की फुल फॉर्म क्या है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। OIE बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? एनिमल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। OIE का हेडक्वार्टर आपको पेरिस और फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे हुआ क्या है, DRDO ने एक तरीके से टेस्टिंग कर ली है आकाश NG और एक तरीके से MPATGM। देखो, आकाश NG का नाम है, आकाश मिसाइल है बेसिकली ये वाली, NG वेरिएंट है इसका। दूसरा जो ये MPATGM है, यह है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। तो इन मिसाइल्स का टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा, तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। जानेंगे हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग के बारे में। ये जो वीडियो चल रही है ये वो वाला टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ ऐसी ही वीडियो लगा दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हुआ क्या है। रिसेंटली जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, इन्होंने एक तरीके से इन दोनों को टेस्टिंग कर लिया है। किस किस की? आकाश NG और MPATGM, दोनों का नाम ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जून 2021 की बात है। हुआ क्या था, एक और हमने मिसाइल की टेस्टिंग करी थी, DRDO ने इसकी टेस्टिंग करी थी। DRDO और इसरो दोनों अलग ही लेवल पर खेलते हैं, ये दोनों एक तरीके से प्राइड कहलाती हैं इंडिया की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा DRDO ने अभी जून 2021 में एक और मिसाइल की टेस्टिंग करी थी, वो थी अग्नि प्राइम मिसाइल, और हमने इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी करी है अपने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में भी, साथ ही साथ जो हमारा द हिंदू का वीडियो आता है उसमें भी। और फरवरी 2021 की बात करें तो इंडिया ने एक और यहाँ पर आप कह सकते हो सक्सेसफुली एक मिसाइल टेस्ट किया था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, उसका एक पूरा सिस्टम था। ये क्या था? हेलिना और ध्रुवास्त्र, तो इसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था DRDO के द्वारा। ओके, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ DRDO एग्जैक्टली क्या है, थोड़ी बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म आपको पता चल ही गया होगा। फुल फॉर्म है इसकी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या करती है, ये डिफेंस सेक्टर के अंदर, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्चेस करी जाती हैं। रिसर्चेस करने के बाद नई नई जो है टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है, उनकी टेस्टिंग भी होती है। क्वेश्चन ये है, DRDO कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, ध्यान रखना है।
इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। पहले ये बहुत सारी लेबोरेटरीज हुआ करती थी, जैसे कि टीडीई यानी कि टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, या फिर डीटीडीपी हो गया, या फिर डीएसओ हो गया। पहले अलग अलग बॉडीज हुआ करती थी, लेकिन इन तीनों बॉडीज को कंबाइन करने के बाद डीआरडीओ को एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। नाउ अब यहाँ पे डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल को टेस्ट किया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आकाश मिसाइल क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आकाश मिसाइल है, और ये वाली आकाश एनजी है, ये दूसरा थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। नाउ यहाँ पे जो मिसाइल है बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब कि नीचे सतह से हम लोग ऊपर की साइड यहाँ पे हवा में टारगेट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये एक नया वेरियंट है आकाश मिसाइल का, आपको ध्यान रखना है, जो कि आप कह सकते हो कि टारगेट कर सकता है 60 किलोमीटर तक दूरी तक यहाँ पे डिस्टेंस को तय कर सकता है। और इसकी जो स्पीड है वो 2.5 माक की स्पीड आपको देखने को मिलेगी, और 60 किलोमीटर तक के टारगेट को आराम से जो है ये मिसाइल हिट कर सकती है। एक तरीके से यहाँ पे बोला गया, ये जो आकाश एनजी वेपन है ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है, उनकी जो भी ताकत है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। नाउ डेवलपमेंट किसने किया है आकाश मिसाइल का, तो ध्यान रखना है, आप कहोगे डीआरडीओ ने, बिल्कुल डीआरडीओ ने किया है। तो उसके यहाँ पर एक और ब्रांच है जिसको हम लोग डीआरडीएल बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो इसके द्वारा डेवलप किया गया है। क्वेश्चन ये है डीआरडीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने कोलैबोरेशन किया डीआरडीओ की लैबोरेटरीज से। डीआरडीओ की लैबोरेटरीज आज के टाइम पर 50 से प्लस लैबोरेटरीज हैं, ठीक है। तो इनके साथ कोलैबोरेशन करने के बाद जो है आप कह सकते हो इसकी टेस्टिंग करी गई है। इसको प्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा, मतलब किस किस ने मिलकर बनाया है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है, साथ ही साथ भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर इसको प्रोडक्शन किया है। ओके, नाउ आकाश मिसाइल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आकाश मिसाइल, क्योंकि आकाश मिसाइल का ही एक नया वेरिएंट है जिसकी टेस्टिंग हुई है, आकाश एनजी। तो ये आकाश मिसाइल क्या है, तो देखो भारत का जो खुद का बनाया हुआ, भारत ने इसको इंडिजीनियसली खुद प्रोड्यूस किया था, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको हम लोग आप कह सकते हो आकाश मिसाइल कौन सी मिसाइल है पूछा जा सकता है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये सतह से हवा में छोड़ने वाली मिसाइल है, हवा में जो है ये टारगेट करती है। एक तरीके से मल्टीपल टारगेट्स भी यहाँ पे सेट करे जा सकते हैं। जो ये मिसाइल है काफ़ी यूनिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स जगह से ही लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बैटल टैंक से भी लॉन्च कर सकते हो, या फिर ट्रक हो गया, ट्रक से भी लॉन्च कर सकते हो। जो भी मोबाइल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब यह है जिसको हम लोग इधर से उधर हिला उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। और एक तरीके से बोला यह जाता है लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो इट हैज़ नियरली 90% किल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, 90% तक ये डिस्ट्रॉय कर ही देगा अपने टारगेट को। देन उसके बाद जो ये आकाश मिसाइल होता है इसको सपोर्ट किया गया है इंडिजीनियसली डेवलप रडार के द्वारा, और वो जो रडार है वो है राजेंद्र रडार। तो उसके बेसिस पर यहाँ चीज़ों को डेवलप किया गया है। नाउ ये जो आकाश मिसाइल है इसको यहाँ पे काफ़ी हद तक हम लोग चीपर बोलते हैं, काफ़ी सस्ती मिसाइल आपको देखने को मिलेगी अगर हम इसको कंपेयर करें यूएस के पैट्रियट मिसाइल से। तो यूएस के पैट्रियट मिसाइल काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, हालांकि जो है उसी के जितना ये एक्यूरेसी दिखाती है हमारी वाली मिसाइल भी, लेकिन हमने उसको कम दाम में पूरे के पूरा डेवलप कर लिया है। देन उसके बाद बोला यह जाता है आकाश मिसाइल का टारगेट काफी बेहतरीन है। इसकी जो स्पीड है वो लगभग 2.5 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि साउंड की स्पीड से लगभग 2.5 गुना ज्यादा आपको यहाँ पर इन मिसाइल्स की स्पीड देखने को मिलेगी, और ये अपने टारगेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाती है। और उसके बाद ये जो आकाश मिसाइल सिस्टम है बेसिकली इसको डिजाइन और डेवलप किया गया था इंडिया के 30 साल पुराने प्रोग्राम जो है उसके बेसिस पर, यानी आकाश मिसाइल को बनाया गया है किस बेसिस पर, भारत का एक 30 साल पहला प्रोग्राम है वो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी के बेसिस पर इसको डेवलप किया गया था। क्वेश्चन ये है ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये देखना है ये जो प्रोग्राम है बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, ठीक है। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंडिया को जो है काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट बनाने की यहाँ पे कोशिश करी गई थी कि इंडिया जो है अपना खुद यहाँ पर मिसाइल्स को इंडिजीनियसली बनाए और उसकी टेस्टिंग करे, जिससे कि इंडिया डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी हद तक आगे निकल जाए। देन उसके बाद आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो ये प्रोग्राम है ना बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर 5 मिसाइल्स को डेवलप किया गया था। और वो जो 5 मिसाइल्स है वो कौन कौन सी है, तो पटना के नाम से आप लोग ध्यान रख सकते हो। पी से कौन सी मिसाइल है, पृथ्वी, ए से है अग्नि, और टी से त्रिशूल, और जो एन से है नाग मिसाइल, और जो है ए से जो है आकाश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये 5 मिसाइल्स हैं जो कि इसके अंदर डेवलप करी गई थी। कौन से प्रोग्राम के अंडर में, अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी हमने देखा कि आकाश मिसाइल के बारे में हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन अभी हमने ये देखा था आकाश मिसाइल के अलावा एक और मिसाइल की टेस्टिंग करी गई है, वो है MPATGM, ठीक है। तो वो क्या है, वो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इंडिजीनियसली डेवलप बनाई, ये मतलब ये भी खुद हमने इसको बनाया है, और ये एक तरीके से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक को उड़ाने के लिए यहाँ पर ये मदद कर सकती है, और एक तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल देखने को मिलेगी। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा लंबी है, प्लस यहाँ पर ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने का ही मेन जो है इसका पर्पस रखा गया है, और भी बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं उनको यहाँ पर इजीली ये मिसाइल डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका जो वेट है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। फायर एंड फॉरवर्ड मिसाइल है, छोड़ो और भूल जाओ भाई उस मिसाइल को। तो इस टाइप की यहाँ पे मिसाइल आपको देखने को मिलेगी, और आप कह सकते हो कि जो एक तरीके से बोला यह जा रहा है कि सक्सेसफुली यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करी गई है, और इससे क्या होगा, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है इसको थोड़ा सा हम लोगों को बूस्टअप मिलेगा, और ये हमारी इंडियन आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता हुआ नजर आएगा। इस मिसाइल के अंदर आपको ट्राइपॉड डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ट्राइपॉड डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का ट्राइपॉड डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसका यूज़ करके हम लोग इस मिसाइल को छोड़ सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए हैं, काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी है। देन यहाँ पे बात हो रही है लिवरपूल के बारे में। तो लिवरपूल को अभी वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से बाहर निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है तो हम लोग देखेंगे। तो लिवरपूल एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको ये जगह देखने को मिलेगी इंग्लैंड के अंदर, और यहाँ पर इस जगह को बहुत पहले वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के अंदर डाला गया था। क्वेश्चन ये है कि अब इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से वापस से निकाला क्यों गया है, इसके पीछे क्या रीजंस दिए गए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस वर्ल्ड हेरिटेज के साइट्स के बारे में जानेंगे, इंडिया का क्या सिनेरियो है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिवरपूल के बारे में जान लो। तो लिवरपूल बेसिकली एक पोर्ट सिटी है। कहाँ पर, ये आप देख पाओगे इंग्लैंड का मैप है। बेसिकली यहाँ पर पूरा यूके हो गया, यहाँ पे स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इधर नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर। तो यहाँ पे क्या है आप लोग देख पाओगे, ये वाला पर्टिकुलर वाला रीजन क्या है, ये आपको लिवरपूल देखने को मिलेगा। ये बेसिकली पोर्ट सिटी है ये, और इसका यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ के आर्किटेक्चर्स को देख सकते हो। बोला यह जा रहा है कि आर्किटेक्चर्स काफ़ी शानदार यहाँ के देखने को मिल जाते हैं, और इसी की वजह से इसको एक तरीके से इसको आप कह सकते हो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाला गया था, और वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी यहाँ पर बोला जाता है इसको। और इस आपको क्वेश्चन ये होगा, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कब डाला गया, तो 2004 के अंदर इसको नाम आया इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप कह सकते हो इसी के साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ताजमहल, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, तो ये सब भी यहाँ पर इसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन ये है, जब उसको डीलिस्टिंग किया गया है, मतलब लिस्ट से बाहर निकाला गया है, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। पहला रीजन आपको देखने को मिलेगा कि ये जहां पर क्या हो रहा है ना, देखो जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नई नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, नई बिल्डिंग्स बना रही हैं, हैवी डेवलपमेंट हो रहा है, और इसकी वजह से जो भी हिस्टोरिक पोर्ट हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर आर्किटेक्चर, जो भी हमारा आर्किटेक्चरल चीज़ें देखने को मिलेंगी पुराने ज़माने की, वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उनकी जो शान है वो काफ़ी हद तक घटती हुई नजर आएगी। इस प्रकार से डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसी वजह से यहाँ पर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर से निकाला गया है। क्वेश्चन ये है कि चलो लिवरपूल के अलावा और कौन कौन सी साइट है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर से निकाला गया है, तो बहुत सारी और भी हैं। जैसे कि एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको ओमान के अंदर देखने को मिलेगी। साल 2007 में जो है इसको एक तरीके से डिलिस्ट किया गया। रीज़न क्या था, पोचिंग और हैबिटेट लॉस हो रहा था वहाँ पे, एक तरीके से जो उसका वेजिटेशन है वो रुक ही नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जानवरों की मार दिया जा रहा था, जानवरों का इलीगल ट्रेड देखने को मिल रहा था, उसकी वजह से इसको डिलिस्ट किया गया। देन उसके बाद आप कह सकते हो और क्या चीज़ है, और है ड्रेसडेन एल्बे वैली, ये आपको जर्मनी के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसको भी डिलिस्ट कर दिया गया। इसके पीछे का रीज़न यह है, ये जो वैली है ना, यहाँ पर 4 लेन का मोटर हाईवे ब्रिज बनाया जा रहा था, और इसकी वजह से उसकी शान घट रही थी। देन उसको बाद यहाँ पर इसको भी निकाल दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर से। क्वेश्चन ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिकली एक प्लेस है, आप कह सकते हो एक लिस्ट है, यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी आप कह सकते हो साइट्स को लिस्ट किया जाता है। अब ऐसी साइट्स को लिस्ट किया जाता है जिसका एक स्पेशल कल्चर है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ अलग ही लेवल पर है, यानी उसका जो अपीयरेंस है देखने का वो काफ़ी बेहतरीन है, उसका कुछ एक स्पेशल कल्चर है, उसके साथ कोई हिस्ट्री जुड़ी पड़ी है, तो उसको यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लाया जाता है। नाउ आपको ध्यान रखना है, जो ये लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन करा जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा, जिसको चलाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। नाउ इनका मेन काम यही है कि देखो जो भी हेरिटेज साइट्स हैं, जो भी आपको विरासत साइटें देखने को मिलेंगी, विरासत स्थल देखने को मिलेंगे दुनिया भर में, उनको एंकरेज करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, उनको प्रिजर्वेशन करना, ठीक है, उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का यहाँ पे वर्क करता है, उनको यहाँ पे लिस्ट के अंदर डाला जाता है, दुनिया भर में जो है उनकी एक पहचान बन जाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है ये साइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ इसको लाया गया था, इंटरनेशनल एक ट्रीटी हुई थी, उसके बेसिस पर यहाँ पे इसको लाया गया था, जिस ट्रीटी को बोला गया था कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो इसको अडॉप्ट किया गया यूनेस्को के द्वारा 1972 में। उसके बाद से आप कह सकते हो यहाँ पर बहुत सारी साइट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया, बहुत सारी साइट्स को जो है यहाँ पर लाया गया दुनिया भर से। अब आप कह सकते हो काम क्या है, मैंने काम बता दिया। मिलकर जो है यहाँ पर कोई भी साइट अगर इसकी लिस्ट के अंदर आती है तो उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का यहाँ पे काम करती है। क्वेश्चन ये है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। एक होती है कल्चरल हेरिटेज साइट, एक होती है नेचुरल हेरिटेज साइट और तीसरी होती है मिक्स्ड हेरिटेज साइट। नाउ कल्चरल हेरिटेज साइट क्या होती है? कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, टाउन साइट्स देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने को मिलेंगे, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर जो नहीं हमारी पास्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, बिल्डिंग्स वगैरह टाइप की चीजें। और फिर उसके बाद जो नेचुरल हेरिटेज साइट होती हैं, एक तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एरियाज ही देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, यहाँ पर आपको दोनों एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, नेचुरल प्लस कल्चरल दोनों देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर उसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की कौन कौन सी साइट्स जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर काउंट होती हैं। तो इंडिया की लगभग आज के टाइम पर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसके अंदर 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं यानी संस्कृति से रिलेटेड हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं और एक मिक्स्ड के अंदर में आती है। मतलब तीनों ही टाइप्स की साइट्स जो है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और जो बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल नई नई साइट है जिसको इंक्लूड किया गया था लिस्ट के अंदर, वो है जयपुर सिटी राजस्थान के अंदर जो है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहाँ पे चर्चा हो रही है एनजीएमए के बारे में, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है। बेसिकली हुआ क्या है, जो हमारे कल्चर मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है, ये वाली जो आप देख सकते हो गैलरी आर्ट, ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसको एक तरीके से वापस से रिनोवेट करने की, वापस से नया करने की बातचीत करी गई है, वापस से रीऑर्गेनाइज करने की बातचीत करी गई है। ठीक है, और यहाँ पे बोला यह जा रहा है जो हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं अगले साल, तो हमें तब तक ये सारी चीजें रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चीज को डेवलप कर रहे हैं। नाउ ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, ये है क्या? ये एक तरीके से प्रीमियर आर्ट गैलरी आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन काम ये है जो भी हमारे पुराने जमाने की आर्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन करने का यहाँ पे काम करती है। उनको सारा का सारा जो कलेक्शन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस गैलरी आर्ट के अंदर। और जो ये आर्ट्स हैं ये लगभग 1850 के बाद से अभी तक सारी आर्ट्स यहाँ पे रखी गई हैं, उनको प्रोटेक्शन यहाँ पे दी जा रही है। अब ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है ये किसके अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेंगे, जो मोस्ट पॉपुलर वर्क्स हैं वो बहुत सारे आर्टिस्ट के द्वारा, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए थॉमस डैनियल, राजा रवि वर्मा, अभिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, फॉरेन आर्टिस्ट हैं, तो इनकी पेंटिंग्स को यहाँ पर एक तरीके से एक्वायर करके रख रखा है, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। नाउ इसका जो मेन म्यूजियम है वो आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1954 में सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगे मुंबई, बैंगलोर के अंदर। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पे बात हो रही है कमन अमन सेतु के बारे में। तो देखो यहाँ पे अभी मालूम है आपको ईद उल जुहा सेलिब्रेट किया गया है, और ईद उल जुहा के अवसर पर शांति को बनाए रखने के लिए, हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शांति बनाने के लिए, हार्मनी को मेंटेन करने के लिए क्या हुआ है, मिठाइयों को एक्सचेंज किया गया है। हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, प्लस जो पाकिस्तान के एवेंजर्स हैं उनके बीच में यहाँ पे इन स्वीट्स को एक्सचेंज किया गया है। कहां पर एक्सचेंज किया गया है? कमन अमन सेतु के अंदर एक्सचेंज किया गया है। तो ये कमन अमन सेतु कहां पर है मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो कमन अमन सेतु है ये कहां पे लोकेटेड है? ये उरी के अंदर लोकेटेड है, नॉर्थ कश्मीर में। ठीक है, नॉर्थ कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। ये जो कमन अमन सेतु है इसी के रिगार्डिंग एक फ्रेंडशिप ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको नाम दिया गया है कमन अमन सेतु फ्रेंडशिप ब्रिज। ये किस किस के बीच में देखने को मिलेगा? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा। ये एक लास्ट पॉइंट है इंडिया पाक के बॉर्डर का, कहां पर ये आपको देखने को मिलेगा? उरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैप में आप देख सकते हो, ये है मैप ऊपर की साइड। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर का और लद्दाख वाले का मैप यहाँ पर देखते हैं। तो ये वाला पर्टिकुलर जो एरिया है यहीं पर आपको ये कमन एंड अमन सेतु फ्रेंडशिप ब्रिज ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले रीजन में। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहां पर चर्चा हो रही है पेगासस कॉन्स्टिलेशन के बारे में। तो आपको मालूम होगा आज के टाइम पर इजराइल का जो ये स्पाईवेयर है, पेगासस स्पाईवेयर है, काफी ज्यादा चर्चा में। बोला यह जा रहा है कि इसराइल का जो ये पेगासस, ये जासूसी वाला स्पाईवेयर है, इसका काफी ज्यादा मदद लेने के बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट की जासूसी करी है भारत ने। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर लिस्ट के अंदर डाले गए हैं, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग पेगासस स्पाईवेयर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। इस स्पाईवेयर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पेगासस कॉन्स्टिलेशन के बारे में। ये पेगासस बेसिकली क्या हुआ करता था? ये जो पेगासस है ये इस प्रकार का जानवर है, उड़ने वाला घोड़ा, ये एक कॉन्स्टिलेशन हुआ करता था। क्वेश्चन ये है कॉन्स्टिलेशन क्या होता है?
तो कॉन्स्टलेशन एक ऐसा एरिया आपको देखने को मिलता है, आपने कभी आसमान में देखा होगा स्टार जो है मिलकर, जो सितारे होते हैं मिलकर कुछ पैटर्न बना देते हैं, इस प्रकार से पैटर्न बन गया, इस प्रकार से पैटर्न बन गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये एक तरीके से ये वाला पैटर्न भी देखने को मिला था, किसका, पेगासस का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है ये भी एक कॉन्स्टलेशन है, पेगासस कॉन्स्टलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टलेशन क्या है, बेसिकली एक आउटलाइन और पैटर्न फॉर्म में जो स्टार्स हैं वो विजिबल होते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। नाउ पेगासस भी एक कॉन्स्टलेशन है, ये कहाँ पे, नॉर्दर्न स्टार के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसका जो नाम है पेगासस, ये दिया गया है, आप कह सकते हो आफ्टर द जो विंग्ड हॉर्स पेगासस है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे नाम दिया गया इसको पेगासस। देन उसके बाद बोला यह जा रहा है कि इट वाज वन ऑफ द 48 कॉन्स्टलेशन, जितने भी ये कॉन्स्टलेशन है मतलब कि अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हमारे पास आपको ये देखने को मिलेंगे। इन पैटर्न्स के अंदर लगभग 48 कॉन्स्टलेशंस को हम लोग जो है पहचानते हैं अच्छे से। तो इन 48 कॉन्स्टलेशंस में से एक कॉन्स्टलेशन ये आपको पेगासस कॉन्स्टलेशन भी देखने को मिलेगा। और आपको ध्यान रखना है कि लगभग आज के टाइम पर जो है कह सकते हो ये सेकंड सेंचुरी के अंदर ये 48 कॉन्स्टलेशंस को लिस्ट आउट किया गया था, लेकिन आज के टाइम पर बोला जाता है वन ऑफ द 88 कॉन्स्टलेशंस रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है। लगभग 88 कॉन्स्टलेशंस आज के टाइम पर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो ये स्टार्स हैं, स्टार्स के पूरा स्टार्स के थ्रू एक पैटर्न बना था, और स्टार्स के पैटर्न के थ्रू यहाँ पर ये पेगासस बनकर नजर आया था। नाउ इसके अंदर जो भी स्टार्स है, जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे ज्यादा चमकने वाला जो सितारा है पेगासस के अंदर, वो कौन सा सितारा है, वो है ऑरेंज सुपर जाइंट एप्सिलॉन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऑरेंज सुपर जाइंट एप्सिलॉन पेगासी यहाँ पर इसका नाम है। ये बेसिकली एक ब्राइटेस्ट स्टार है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको NFB बोला जाता है। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। यहां पर चर्चा हो रही है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में। तो मध्य प्रदेश ग्वालियर ओरछा सिटीज जो हैं, ठीक है, ग्वालियर और जो ओरछा सिटीज हैं, जो ग्वालियर और ओरछा के शहर हैं, आप कह सकते हो इनको सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। अब यूनेस्को के द्वारा सेलेक्ट किया गया कौन से प्रोजेक्ट के अंडर, अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था साल 2011 के अंदर। तो इसी के अंदर आप कह सकते हो चीज़ों को सेलेक्ट किया गया है, ग्वालियर ओरछा सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है, सॉरी मध्य प्रदेश ग्वालियर और ओरछा सिटीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बोला यह जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट का मेन काम यही था कि एक तरीके से जो भी हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करे, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करे, और प्रोटेक्शन के साथ साथ आप कह सकते हो वहाँ पर डेवलपमेंट करने का काम करे। और इस प्रकार के पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर देखने को मिलेंगी। यूनेस्को सहेजेगा ग्वालियर और ओरछा की धरोहर को, ठीक है। धरोहर जो यहाँ पे पुरानी बहुत सारे आर्किटेक्चर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने वर्चुअली एक यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट आप कह सकते हो लॉन्च कर दिया है। आप कह सकते हो वर्चुअल लेवल पर, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया गया है। और 6 शहर हैं साउथ एशिया के, जिसके अंदर आपको अजमेर और वाराणसी भी देखने को मिलेगा भारत के, जो ये इंक्लूड होते हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पर इनके धरोहर को एक प्रोटेक्शन दी जाएगी। ओरछा और ग्वालियर को भी इंक्लूड कर दिया गया इसके अंदर। 7वीं और 8वें शहर हैं ये दोनों, और यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर भी इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंडर में। तो इससे क्या होगा, जब इसको प्रोटेक्शन दी जाएगी तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि खासकर जो टूरिज्म है वो काफ़ी हद तक डेवलप होगा। टूरिज्म के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हुई नजर आएंगी यहाँ पर। देन उसके बाद आज के लास्ट आर्टिकल पर चर्चा करते हैं। ये आर्टिकल बात करता है कोविड वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है नगोजी ओकोंजो एवेला, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि 5 मेंबर स्टेट्स जो हैं WTO के, इन्होंने यहाँ पर दुनिया भर की आधी वैक्सीन को प्रोडक्शन किया है। दुनिया भर की आधी जो वैक्सीन है वो सिर्फ और सिर्फ 5 ये कंट्रीज ने मिलकर काम किया है। खासकर बोला यह जा रहा है आधे से ज़्यादा 3/4 ऑफ द एंटायर ग्लोबल जो है वैक्सीन का वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो 5 कंट्रीज ने मिलकर किया है, जो कि WTO की मेंबर हैं। और वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो हैं इंडिया, जर्मनी, US, फ्रांस और चाइना ने मिलकर यहाँ पर वैक्सीन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। और लगभग बोला है जो WTO के जो डायरेक्टर जनरल इन्होंने ये बोला 1.1 बिलियन जो कोविड वैक्सीन डोजेज हैं इनको एडमिनिस्टर किया गया है इस साल पूरे दुनिया भर में। और आप कह सकते हो कि जून के अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जून के अंदर इतनी वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया गया। तो ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया। ये कोई आपसे कोई प्रीलिम्स वगैरह में यहाँ पर पूछा नहीं जा सकता, बस क्या है इस आर्टिकल को आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो कि इंडिया का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल रहा है पूरे के पूरे वर्ल्ड वैक्सीन प्रोडक्शन के अंदर में। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और आप लोग जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा।